एक बहुत ज़रूरी वाला डिस्क्लेमर। इस वीडियो में कही गई बातें, प्रस्तुत किए गए विचार सिर्फ और सिर्फ शो में दिखाई गई सिचुएशन, कंटेस्टेंट की बातें, उनके एक्शन, रिएक्शन, क्रोनोलॉजी और शो निर्माताओं और होस्ट के द्वारा किए गए बड़े बड़े दावे और वादों पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ शो में घटित हुई घटनाओं का विश्लेषण करना है, ना कि किसी होस्ट, कंटेस्टेंट या उनके फैंस को खुश करना या नाराज़ करना। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। हर सीजन के बिग बॉस में डम्ब एंड डम्बर जो होते हैं वो हमें 4-5 वीक के बाद दिखाई देने लगते हैं, लेकिन बिग बॉस ओटीटी में तो सेकेंड वीक ही है और यहाँ डम्ब एंड डम्बर हमें दिख चुके हैं। अब यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर सर्वगुण संपन्न एंड सेल्फ प्रोक्लेम्ड मिस्टर क्लासी राकेश द बापट और उनके साथ उनकी पार्टनर उर्फ बॉलीवुड की सबसे महान अदाकारा, भारत की सबसे अमेजिंग एक्ट्रेस, वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट एक्ट्रेस, वर्ल्ड ही नहीं बल्कि प्लूटो, मार्स, जुपिटर, इनफैक्ट सारी गैलेक्सीज, एंड्रोमेडा वगैरह पूरे यूनिवर्स की सबसे महान अदाकारा और सबसे बेहतरीन कंटेस्टेंट शमिता द शेट्टी कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, कैसे वो बड़ी बड़ी बातें करके वड़ा पाव खा जाते हैं और ओटीटी पर अपना मजाक बनवा लेते हैं। उसके बाद इनके जो पीआरस हैं, देखिए बिग बॉस की जो मैं रिव्यू करता हूं उसका सबसे बड़ा पॉइंट है ना, ये जो कुछ रिव्यूअर्स हैं ये मेरा प्रूव कर देते हैं कि मैं क्यों रिव्यू करूं। एक तरफ आप देख लीजिए कि राकेश बापट खुद को स्पाइनलेस साबित कर रहा है, डम्बेस्ट कंटेस्टेंट एवर साबित कर रहा है, वहीं उसके जो पीआरस है वो ओपनली बोल रहे हैं कि वो स्पाइनलेस नहीं है। तो आप देख लीजिए, जैसे रुबीना के लिए पिछली बार एक पीआर टीम एक्टिवेट हो गई थी, यहां राकेश, शमिता, इन सबके लिए पीआर टीम एक्टिवेट हो चुकी है। और जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आई थिंक डे 1 का जो रिव्यू करा था, मैंने कहा था कि कैसे शिल्पा और ये अर्शी और इन सब की जो फेक फाइट इन लोगों ने प्लान की थी, वही चीज यहां पर ये ये क्या नाम इसका, प्रतीक और प्रियंक की एक्स गर्लफ्रेंड दिव्या, ये सब बाहर से गुप्ता यूनिवर्सिटी का ट्यूशन लेकर के आए हुए लोग वही चीज प्लान कर रहे हैं। और जो मेरा ऑब्जर्वेशन था प्रतीक और गुप्ता यूनिवर्सिटी के खेल के बारे में, वो वीकेंड पर करण जौहर ने भी कहीं ना कहीं साबित कर दिया। और इस एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड जब बिग बॉस अपना डेली का रिपोर्ट कार्ड देते हैं और बिग बॉस कहते हैं कि आज के दिन का आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, इसकी सजा के फलस्वरूप आपको सिर्फ 4 घंटे गैस की सप्लाई मिलेगी, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। इसके बाद प्रतीक जो है वो निशान से कहता है भैंस की आंख, यार अब तो झगड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो समझदार सेंसिबल लोग हैं ये झगड़ा नहीं करते हैं, एंटरटेनमेंट देना है और रिपोर्ट कार्ड अच्छा लाना है तो झगड़ा तो करना पड़ेगा। ये वेल प्लान्ड फाइट होगी जो कि आज रात के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। लाइव फीड के थ्रू ऑलरेडी पता चल चुका है कि प्रतीक और जीशा के बीच में जो तांडव मचा है, जो कि आज शाम के एपिसोड में हम लोग देखेंगे। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन होता है कंटेस्टेंट के बारे में, देखिए अपने मुंह से अपनी ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक डायलॉग बोलता हूं कि चीते की चाल, बाज की नजर और डीएसके के ऑब्जर्वेशन पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग डीएसके के ऑब्जर्वेशन पर संदेह करते हैं वो आगे चल के मुंह की जरूर खाते हैं या फिर थूककर चाटते हैं। थूककर चाटने से याद आया कम्मो पंजाबन, ये बिग बॉस की ही मैं बात कर रहा हूं। कई लोग बोलेंगे भाई आप टॉपिक चेंज कर गए। कम्मो पंजाबन जो कि बिग बॉस 13 में किसी को सपोर्ट कर रही थी और गुप्ता उसका खासम खास, हर सीजन में गुप्ता आता है उसे सपोर्ट करती है। ये कम्मो पंजाबन अब सडनली नींद से जागकर कह रही है कि शमिता शेट्टी तो बिग बॉस सीजन 3 में आ चुकी थी, अब वापस से आ गई है, मतलब ऐसे कैसे चलेगा यार। एक तरफ बिग बॉस बोलता है कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन शमिता शेट्टी को दूसरा मौका क्यों मिला। यही कम्मो पंजाबन बिग बॉस 14 के अंदर पैनलिस्ट बन के आई थी, जब कविता कौशिक को री एंट्री करवानी थी, तब इसके मुंह में दही जम गया था। इसका जो खास यार है गुप्ता, वो जब बिग बॉस के सीजन 11 में आने के बाद 12 में आता है, 13 में आता है, 14 में आता है चैलेंजर बनके, तब ये कम्मो पंजाबन उसे सपोर्ट कर रही थी, तब उनके सारे फैंस आके मुझसे भी आर्ग्यूमेंट वगैरह करा करते थे। तो समय के साथ ये लोग अपनी पोल पट्टी खोल देते हैं, लेकिन जब इन लोगों को पीआर बनकर किसी पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को डिफेंड करने के जब पैसे मिलते हैं तो ये लोग सब गलत चीज को जस्टिफाई करते हैं और अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जबकि मेरा एक ही नजरिया है कि ये रियलिटी शोज एक नंबर के स्क्रिप्टेड है, फेक है। अब चूंकि इनके अंदर का जो स्क्रिप्टेड एलिमेंट है वो अगर मुझे एक्सपोज करना है तो उसके लिए मुझे इस शो को देखना ही पड़ेगा, बगैर देखे तो नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहला एपिसोड देखा था, मैंने पहले ही दिन भाप लिया था कि प्रतीक और इन सबकी जो फाइट है वो फेक है। वही चीज करण जौहर ने होस्टिंग पर
और वही चीज इस एपिसोड में प्रतीक सहजपाल ने भी साबित कर दी। और यही नहीं, ये जो शमिता शेट्टी हैं, राकेश बापट हैं, ये खुद का पोपट बना लेते हैं। शमिता शेट्टी देखिए, वीकेंड का वार जब हुआ था तो शमिता शेट्टी को ग्लोरीफाई करने के लिए करण जौहर ने अतरंगी कहानियां बनाई थी और शमिता शेट्टी ने 17 तरह के थोबड़े बनाकर दिव्या अग्रवाल से पंगा ले लिया था। इनफैक्ट करण जौहर का वन साइडेड एजेंडा सुनकर शमिता शेट्टी ने मन में एक इमेज बना ली दिव्या के प्रति। तो आई एम नॉट सपोर्टिंग दिव्या, मुझे अच्छे से पता है कि वो भी ईगोस्टिक है और उसने तो फर्स्ट वीकेंड का वार में ही बोल दिया था कि वो तुम लोग तालियां तब बजाना जब मैं ट्रॉफी लेकर निकलूंगी, तो वो भी घमंडी है। बट घमंड के मामले में शमिता शेट्टी भी 4 कदम आगे चल रही हैं और इसी बात से कहीं ना कहीं दिव्या अपसेट भी है। रात को एक दिन पहले जब पैचअप करने आई थी शमिता शेट्टी, तब दिव्या ने बात नहीं की थी और सवेरे वो उठती है तो एकदम नींद से उठा हुआ चेहरा बगैर मेकअप का देखकर मैं तो डर गया, भाई ये कौन है, आंखें भी सूजी हुई थी। बाद में वो जीशान से बात करती कि यार ये 20 साल पुरानी रिस्पेक्ट, या खोपड़ी पे दादी अम्मा बना के चलो, लिख के चलो, रिस्पेक्ट चाहिए तो एक तरफ इक्वल। तो शमिता शेट्टी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एरोगेंट भी लग रही थी और दिव्या ये पॉइंट प्रूव करती भी है। लेकिन थोड़ी देर के बाद शमिता शेट्टी थुक्कर चाटने आ जाती, जैसे एक दिन पहले वो अक्षरा से लड़ी थी, नमक का डब्बा कहाँ है, फिर मॉर्निंग में आकर पैचअप करती है। यहां पर वीकेंड पर इतनी सारी बातें सुनाई इसने शमिता शेट्टी ने, और जब ये शुक्ला और शहनाज आए थे तब भी टास्क के दौरान काफी 17 तरह के मुंह बनाए थे और बहुत ही क्लासी साबित कर रही थी। लेकिन यहां आकर वो दिव्या से पैचअप करने की कोशिश करती है। दिव्या अभी पैचअप करने के मूड में नहीं है, लेकिन शमिता शेट्टी साबित कर रही है खुद को स्पाइनलेस। वीकेंड पर बोला था कि इससे बात तक नहीं करेगी, हु इज शी, मैंने 20 साल काम किया, बहुत रिस्पेक्ट अर्न की है हमने, करण जौहर मुझे जानते हैं, ये है वो है। इतनी बड़ी हो, इतने तुर्रम खान हो तो फिर आपको नहीं आना चाहिए। यहां पर एक चीज निकल के आती है, वो ये है कि शमिता शेट्टी भी स्पाइनलेस ही साबित करें खुद को। आपका एक स्टैंड वीकेंड पर था तो उसको कंटिन्यू रखना था, जैसे दिव्या फिलहाल अभी एक स्टैंड पर कायम है, वो स्पाइन दिखा रही है थोड़ी सी, लेकिन शमिता शेट्टी स्पाइनलेस हैं और ये साबित वो कर रही है, भले इनके पीआर इन्हें कुछ भी बोले। सिमिलरली राकेश बापट, उसका खुद का कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। वीकेंड का वार में भी उससे करण जौहर ने पूछा था तो वो जवाब नहीं दे पाया था, टालम टोल कर रहा था। और यहां पर ये जो टास्क हुई, जब ये टास्क शुरू होती है जहां पर बॉक्सेस वो निकल के आ रहे हैं, आपको इकट्ठा करना है, वो डोमिनोज बॉक्सेस हैं, जो भी हैं वो टुकड़े, वो आपको लाने हैं। सबसे पहले संचालक जो है वो उन बॉक्सेस को, उन टुकड़ों को चेक करेंगे कि क्या ये सही है क्या नहीं है। उसके बाद आपको वहां अल्फाबेट्स बनाने थे, लेकिन यहां पर शमिता और राकेश तो अलग ही दुनिया में रहते हैं, अपने रूल्स बनाने पर तुल गए। और भाई साहब इन दोनों ने टास्क शुरू करवा दी, फिर बिग बॉस इंटरवेन करते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं, पहला बजर जो था वो टास्क स्टार्ट होने का बजर नहीं था, वो ये टुकड़े वगैरह आपको चेक करने हैं, रिजेक्टेड है तो रिजेक्ट कर दो, इसके बाद सेकंड बजर बजेगा तब टास्क शुरू होगी। बिग बॉस ने पहली बार में ये बात बोल दी, लेकिन इसके बावजूद इस डम्ब एंड डम्बर को ये चीज समझ में नहीं आती है। वो फिर से वही गलती करते हैं जब प्रतीक आकर उनको समझाता है कि नहीं, अभी सेकंड बजर बजेगा तब टास्क शुरू होगी, लेकिन शमिता और राकेश जो है वो मानने को तैयार नहीं है। इत्तफाकन उसी समय सेकंड बजर बज जाता है और इन दोनों का पोपट हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के मुताबिक तो सेकंड बजर बजने का कोई लॉजिक ही नहीं है, सेकंड बजर बजेगा ही नहीं। जबकि बिग बॉस जो था वो ये टास्क में लड़ाई झगड़ा मारामारी करवाना चाहता था। बिग बॉस की टीम का साफ साफ मिशन यही था, पहले आप वो जो डोमिनोज या जो टुकड़े आने वाले हैं वो लेने के लिए टूट पड़ो, लड़ो झगड़ो, फिर आप एक दूसरे के चुरा लो, उसके बाद आप अपने अपने अल्फाबेट्स बनाओ। ये था टास्क का मेन उद्देश्य, क्योंकि झगड़ा करवाना था। क्योंकि एपिसोड के एंड में हमने देख लिया घर में कोई झगड़ा हुआ नहीं, तो रिपोर्ट कार्ड ठीक ठाक वाला आया। इसीलिए प्रतीक जो है वो एपिसोड के एंड में कैमरे पर बोलता पाएगा कि बिग बॉस आपने इतने मिलनसार और सुलझे हुए लोग भेज दिए हैं, तो एंटरटेनमेंट कहां से होगा, भैंस की आंख, कल मारामारी करते हैं, भले ही जो भी होगा देखा जाएगा, तोड़फोड़, लड़ो, क्योंकि एंटरटेनमेंट देना भाई, पर वीक का जो इन लोगों को पैसा मिल रहा है उसके लिए इनको झगड़ा तो करना पड़ेगा। और ये टास्क बिग बॉस ने झगड़े के हिसाब से ही प्लान की थी, लेकिन झगड़ा हुआ नहीं, क्योंकि ये जो थे संचालक ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट बन रहे थे, अलग ही दुनिया में चल रहे थे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोगों को झगड़ा करवाना था, लेकिन जो टास्क था वो टास्क बिग बॉस ने किस उद्देश्य से प्लान करा था, उसके क्या रूल थे, वो शमिता और राकेश ने बिल्कुल नहीं सुने, बिल्कुल नहीं समझे। और कहीं ना कहीं शमिता जो है वो डोमिनेट करती है, अगेन राकेश वहां अपने आप को स्पाइनलेस ही साबित कर देता है। वो सोचता है नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन अपने मन की कर नहीं पाता है। जो बंदा अपने मन की नहीं कर पाए, जो दूसरों के हिसाब से ढल जाए, तो वो बंदा स्पाइनलेस ही होता है। फिर ऐसे स्पाइनलेस बंदे को उनके पीआर बोल देते नहीं राकेश स्पाइनलेस नहीं है, स्पाइनलेस नहीं है, तो फिर वो क्या साबित कर रहा खुद को, आइंस्टाइन या फिर बहुत बड़ा योद्धा। बिल्कुल एकदम थर्ड क्लास लग रहा है राकेश। मैं इस बंदे को पसंद करता हूं, लेकिन ये बंदा ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है कि इस बंदे की तारीफ की जाए। शमिता के इन्फ्लुएंस में
इस कदर चल रहा है कि इसकी कोई थॉट प्रोसेस है ही नहीं। वहीं प्रतीक जो है और दिव्या जो है वो तो गुप्ता यूनिवर्सिटी के एकदम धांसू स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन के आए हैं। आप देखिए कि प्रतीक जो है उसको बार बार हक कर लेती है नेहा, और ये गौतम डायंड्रा वाला सीन यहाँ पर डेफिनेटली होके रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। इन सबको जब ये चिपकती है नेहा तो कहीं ना कहीं अक्षरा को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। आप एक बात और देखें कि प्रतीक कितना जबरदस्त तरीके से गेम खेल रहा है। वो नेहा भसीन से पप्पियां झप्पियां भी पाते हैं, एक दूसरे का आलिंगन भी कर लेते हैं, और अपना जूठा सेब खाकर उसने नेहा भसीन को दे दिया। लेकिन जब नेहा भसीन ने एक बाइट लेकर दोबारा दिया तो वो अंदर जाके एक्टिंग करने लगा कि यार मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगा। बाहर एक्टिंग कर रहा था कि हाँ मैं खा लूंगा, लेकिन अंदर जाकर डस्टबिन में वो सेब फेंक देता है, प्रिटेंड ऐसे करता है कि वो जूठा सेब खा रहा है। तो ये जबरदस्त एक्टिंग चल रही है यहाँ प्रतीक की, और गुप्ता यूनिवर्सिटी से सीख कर आया हुआ प्रतीक कहीं ना कहीं गुप्ता का नाम रोशन कर रहा है। इस गेम में अगर मैं कहूं ना सबसे ज्यादा इंप्रेसिव, कम ऑन मैन लेट्स डू दिस, ये जीशान जो है उसका जुनून दिख रहा है। आई थिंक उसकी शायद कोई गारंटी नहीं है, मिनिमम गारंटी की वो कब तक टिकेगा, लेकिन वो जितना भी कर रहा है वो टास्क में हमेशा अपना बेस्ट ही देता है। और सुनने में आया है कि वो और दिव्या ऑलरेडी बॉस मैन एंड बॉस लेडी बन चुके हैं और आज के एपिसोड में झगड़ा होगा। आई फील धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीशान जो है वो खुद को साबित कर रहा है, और वो बोलता कम है लेकिन जहां बोलता है वो लॉजिकल पॉइंट्स रखता है। इनफैक्ट जब ये टास्क शुरू होती है और बिग बॉस पूछते हैं कि आप किस जोड़ी को हटाना चाहते हैं इस रेस से, तो जीशान का पॉइंट बहुत ज्यादा सही था। आई थिंक राकेश और शमिता, बिकॉज इन लोगों की वजह से सब नॉमिनेट हो गए, ये पॉइंट किसी और ने नहीं उठाया था, सब अपने अपने पॉइंट दे रहे थे। आई थिंक जीशान का यहाँ पॉइंट और जो रीजन था वो बहुत बढ़िया था, वो लॉजिकल भी था और सेंसिबल भी था। और वो दिव्या के साथ भी कहें या अपनी टीम के साथ, अब मिलिंद गाबा के साथ वो थोड़ा मेच्योरिटी दिखा रहा है। जहां झगड़ना है, स्टैंड लेना, वो ले रहा है, और जहां टास्क में शिद्दत दिखानी है, परफॉर्मेंस दिखाना है। हालांकि उसको चमन बोल रहा था प्रतीक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड कि वो चमन ऐसा खड़ा हो गया, ऐसे ले रहा था, लेकिन आई थिंक वो ठीक कर रहा था जीशान, इतना कोई गलत नहीं कर रहा था। माना कि प्रतीक जो है वो कंटेंट दे रहा है और कहीं ना कहीं शो को रन भी कर रहा है, लेकिन वो हमेशा सही हो ऐसा भी नहीं हो सकता, सामने वाला भी सही हो सकता है, और जीशान मुझे सही लगा है इस टास्क के दौरान। अब आज जो झगड़ा होगा वो तो ऑब्वियसली प्रतीक ने बोल ही दिया है कि वो झगड़ा करेगा, तो आज रात के एपिसोड में हमें वो झगड़ा दिखाई देगा। इसके अलावा अब तक जो सबसे जबरदस्त कनेक्शन लगा है मुस्कान जट्टाना और ये निशांत का, देखिए इनकी जोड़ी जो है वो काफी अच्छी लग रही है। एक कोरियोग्राफर है, एक फेक फेमिनिस्ट रह चुकी बाहर, अंदर वो जो गाना बनाया था उसने कल, जैसे दीपक ठाकुर ने बिग बॉस 12 में बनाया था, वैसे ही ये मुस्कान जट्टाना ने भी गाना बनाया था, और वो काफी इंटरटेनिंग तरीके से टास्क भी करती है। लेकिन जब निशांत और दिव्या बात कर रहे थे तो निशांत ने कहा था कि तो थोड़ा दूर हट जा, तो वो रूठ गई थी। लेकिन इनके ग्रुप में रूठने बनाने के ये खेल चलते रहते हैं। ओवरऑल ये एपिसोड जैसे कि रिपोर्ट कार्ड आया बिग बॉस का, ठीक ठाक, मैं ठीक ठाक ही मानूंगा, बिकॉज ऑफ शमिता राकेश का एकदम घटिया लेवल का संचालन, बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाया, दिमाग है ही नहीं तो लगाएंगे कहां से भाई हैं। और झगड़ा वगैरह हुआ नहीं, एकदम मोनोटोनस, एकदम बोरिंग अंदाज में चल रहा था। तो शायद यहां पर बिग बॉस ने ये जो डिसीजन लिया था कि ठीक ठाक रिपोर्ट कार्ड देना है, रिपोर्ट कार्ड ठीक ठाक आया। गैस की कमी तो सब रात में इकट्ठे हो गए, सब में प्यार उमड़ पड़ा कि भाई रात को ही नाश्ते किया, शॉपिंग कर लेते हैं, डिनर की शॉपिंग कर लेते हैं, और कल झगड़ा होगा, रिपोर्ट कार्ड अच्छा आएगा तो बिग बॉस वापस से राशनिंग वगैरह और सारी चीजें सुचारू रूप से चालू कर देगा। तो ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड के अंदर जो मेरा ऑब्जर्वेशन था कंटेस्टेंट के बारे में डे 1 से, उस पर प्रतीक ने एक मोहर लगा दी है। मोहर तो खैर वैसे करण जौहर भी लगा चुका था। इधर डम्ब एंड डम्बर साबित हो रहे हैं और स्पाइनलेस भी साबित हो रहे हैं। राकेश और शमिता खुद के साथ साथ उनके जो पीआरस हैं उन्हें भी झूठा साबित कर रहे हैं कि किस कदर लोग अंधे हो चुके हैं, जो स्पाइनलेस और स्टूपिड शमिता को लेजेंड बोल रहे हैं या फिर ब्रिलियंट प्लेयर बोल रहे हैं, गेमर बोल रहे हैं, जबकि दोनों ही न 3 में है न 13 में। क्या आपको नहीं लग रहा कि शमिता और राकेश न सिर्फ खुद को डम्ब एंड डम्बर बल्कि दोगला भी साबित करते हैं? वो कहते हैं कि वो घमंडी नहीं है, वो स्पाइनलेस नहीं है, लेकिन उनकी हरकतों से तो यही चीज निकल के आ रही है कि वो घमंडी है। एक तरफ शमिता कहती है कि हम सब इक्वल हैं, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम बोलती मैंने 20 साल काम किया, करण जौहर मुझे जानता तो सर मेरे आगे झुककर जहां पर ना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। राकेश ना एक भी डिसीजन अपनी मनमर्जी से नहीं ले पाता। जिस डिसीजन पर थोड़ी देर पहले खड़ा रहता है, 2 मिनट बाद उसको बदल देता है, तो ये चीज तो स्पाइनलेस ही कही जाएगी ना। इसे प्रतीक स्पाइनलेस बोले या हम लोग स्पाइनलेस बोले तो वो सही ही माना जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली में खुद को स्पाइनलेस साबित करके न सिर्फ खुद का बल्कि अपने पीआर और फैंस सबका सिर शर्म से नीचे झुका रहा है। और ये जो बाहर पीआर है वो खुद को भी एक्सपोज कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।